घंटे भर की मुशक्क़त के बाद वो उस सब से जान छुड़वा कर शावर लेकर फ़ारिग होकर दोबारा कमरे में आई तो जुरैद शायद सो चुका था। गर्म पानी से काफ़ी देर शावर लेने से अब तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी उसे अपनी। हालांकि उसे तेज़ बुखार था मगर हर चीज़ से बेनियाज थी उस वक्त। उसने शुक्र किया कि कमरे में बड़े साइज़ का सोफ़ा देखकर अगर उसे मिनहल की ज़ात में कोई दिलचस्पी ना थी तो वो भी मज़ीद खुद को उसके पीछे ख्वार नहीं करेगी। मोहब्बत बेइख्तियारी जज्बा था मगर इज़्ज़त नफ्स उसके अपने इख्तियार में थी और वो उस पर मज़ीद कोई वार करने का हक़ उस खुद परस्त बंदे को नहीं देना चाहती थी। उसने तकिया उठाने को हाथ बढ़ाया ही था कि वो उसे कोई मौका दिए बगैर हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। वो हवास बागता सी लचकीली डाल की तरह उस पर आ गिरी। ये कि क्या बदतमीज़ी है। कुछ लम्हों के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। फिर जब कुछ औसान बहाल हुए तो उनके दरमियान नज़दीकी मिनहल को मज़ीद नर्वस कर गई। कौन सी बदतमीज़ी। वो आराम से उसे खुद के हिसार में लिए लेटा था जैसे उनके दरमियान जाने कितनी देरीना मोहब्बत हो। छोड़े मुझे। वो मुसलसल दूर होने के लिए मचल रही थी। मोहब्बत और पसंदीदगी अलग चीज़ थी मगर जुरेज की इस कदर कुर्बत तो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोची थी। यह एहसास ही बहुत नया सा था। पूरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई थी उसके। छोड़े मुझे। वो मुसलसल दूर होने के लिए मचल रही थी। मोहब्बत और पसंदीदगी एक अलग चीज़ थी मगर जुरेज की इस कदर कुर्बत तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। यह एहसास ही बहुत नया सा था। पूरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई थी उसके। वो उसके दिल पर नक्श होने वाला पहला मर्द था। फिर वो हर पल उसके ख्वाबों ख्यालों में उसके संग रहा था। यूं उनका ताल्लुक बरसों पुराना था। कज़न्स होने की वजह से भी वो एक ही घर में पले बड़े थे मगर उसकी याददाश्त में कहीं भी जुरेज के साथ कभी भी जुरेज के साथ ऐसी नज़दीकी का कोई सीन महफूज नहीं था। ये लम्स कुछ ख़ास था, कुछ अनोखा सा एहसास दिलाता हुआ। उसके वजूद की गर्मी बाहों का घेरा जाने कैसा अजीब सा एहसास जगा रहा था जैसे वो मोम से बनी गुड़िया हो जो उसकी बाहों में कतरा कतरा पिघल जाएगी। दूसरी जानिब जुरेज भी कुछ पल के लिए बेखुद सा हुआ था जैसे यह एहसास उस पल शिद्दत से जागा कि वो उस लड़की के दिल पर उसके जिस्म और जान पर मुकम्मल दस्तरस रखता है। हर हक उसके पास महफूज था। जाने क्यों दिल ने पहली बार कुछ अलग सा महसूस किया था। उससे आगे की ख्वाहिश यकदम ही सर उठा रही थी। दिल उसकी इस कदर सरकशी पर खुद हैरान था। अगले ही पल वो खुद को कंट्रोल कर चुका था। प्लीज़ छोड़ें। मिनहल अपनी धड़कनों के शोर से घबराती बमुश्किल मिनमिनाई थी। पहले तो तुमने रोना धोना मचाकर सबको अपनी तरफ किया हुआ था मुझसे शादी करने के लिए, तो फिर ये ड्रामेबाजी किस लिए। वो खुद को पूरी तरह संभाल चुका था इसलिए उसकी पतली होती हालत से लुत्फानंदोज होते हुए बोला, कौन सी ड्रामेबाजी। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा था। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा थकावट और सबसे बड़ी आजमाइश उसका शोहर था जो उसका था ही नहीं और उसे किसी भी तरह से जिद होने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इस थोड़ी सी ही देर पर उस पर वाज़ेह हो चुका था कि जुरेज शाह के साथ रहना उसके लिए किस कदर मुश्किल होने वाला है। वो सब सोफ़े वगैरह पर सोना वगैरह वगैरह, ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो और किस पर साबित करना चाहती हो। मुझसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम्हें नहीं लगता ये सब ड्रामे फजूल हैं। उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते कोहनी के बल उस पर झुकते हुए वो बोला। तो मिनहल के लिए आंखें उठाना मुश्किल हो गया था। कुछ आके जवाब देना। मैं क्या मरा जा रहा हूँ तुम्हें हासिल करने के लिए। यो जू बचती फिर रही हो मुझसे। ये बिस्तर अलग करके क्या साबित करना चाहती हो मुझ पर। मेरी ज़ात की नफ़ी कर रही हो। वो मुसलसल उसे चुप देखकर फुंकारा था। मिनहल ने ज़ब्त से आंखें मींच लीं। उफ, खुद उसको एक रत्ती बराबर अहमियत देने को तैयार नहीं था वो, और उससे वो पूरी तवज्जो चाहता था। अपनी ज़ात का एक पल के लिए भी नज़रअंदाज किया जाना बर्दाश्त नहीं था उससे। इंतहा का खुद पसंद था वो। फिर शायद उसे मिनहल पर तरस आ गया जो मज़ीद कुछ कहे। खामोशी से पीछे हट गया। मिनहल का कब से रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उसने जल्दी से करवट बदल कर मुँह दूसरी तरफ किया और लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। तुम तो यूं भी मेरी हो मिनहल जुरेज शाह, बाकायदा कोलो करार हुए हैं कुछ देर पहले। सो तुम पर कोई हक जताना चाहूँ तो रोक सकती हो तुम। जुरेज शाह का हाथ क्या। अब बिना किसी बहस के सो जाओ। मिनहल को लगा आज वो बंदा उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। वो जो 2 सेकंड के लिए रिलैक्स हुई थी अगले ही पल वो फिर से उस पर झुका था। बात के दौरान उसके हिलते होंठ मिनहल के कान की लू को छू रहे थे। अगले ही पल वो करवट बदल कर अपनी साइड का लैंप ऑफ करते लेट चुका था, जबकि मिनहल को कुछ पल लगे थे खुद को संभालते। बीजान अपनी तस्बीह मुकम्मल करते उशना की तरफ मुतवज्जो हुई। बीजान वो तो सो रहे हैं, मैंने उठाया नहीं। आप कहें तो बुला दूं। अरे नहीं, बचा
वैसे ही पूछ रही थी मैं, जब उठ जाए तो मेरे पास भेजना, मुझे कुछ बात करनी है उससे। ठीक है बीजान, आपका पैगाम दे दूंगी मैं। आपको कुछ और चाहिए तो बता दें। जीती रहो और जल्द अल्लाह ये तुम्हें भी खुशी दिखाए। उन्होंने मोहब्बत से उसको दुआ दी। आमीन सुम आमीन, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे बीजान। मैं तो उस लड़के को कह कह कर थक गई हूँ, मगर मजाल है जो इसके कान पर जूं भी रेंग जाए। जाने क्या सोचे बैठा है। और तो और मैं शाह से कहती हूँ, वो भी बेटे की तरफदारी करने बैठ जाते हैं। मेरी तो समझ से ही बाहर हैं ये दोनों बाप बेटा। अल्लाह सब ठीक करेगा, फिक्र क्यों करती हो। जो वक्त उसने लिख दिया है उस वक्त पर सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा और पता भी ना चलेगा। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बीजान। चलें आप नाश्ता करें, मैं ज़रा बाकी मेहमानों को देख लूँ। उफ़ मेरा खुदाया, उफ़ खुदा, मेरा तो जोड़ जोड़ दुख रहा है मारे थकन के। माहिमा ने टांगे सामने टेबल पर रखते सोफ़े की बैक से टेक लगाए। वो सब मेहमानों को, फिर घर के अफराद को। अब नाश्ता करवा के अब फारिग हुई थी। वलीमे का फंक्शन अटेंड करने की तो ज़रा भी हिम्मत नहीं। थकावट तो फिर हो ही जाती है शादी ब्याह के मौक़ों पर, मगर अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से निपट गया। बस रात का फंक्शन हो जाए तो फिर खूब रेस्ट करेंगे। जुरेज लोग नहीं उठे अभी। इरहा सुबह से बेताब थी अपनी बेटी को मिलने के लिए। नहीं अभी नहीं उठे। मैंने वैसे भी मना किया था कि कोई भी दरवाज़ा नॉक ना करे उनका। अच्छा है आराम करें, तबीयत फ्रेश हो जाएगी। मिनहल कल कितनी मुरझाई हुई सी लग रही थी बुखार की वजह से, इसलिए सोई रहे ताकि रात के फंक्शन में फ्रेश नजर आए। हुरिया के लहजे में बहू बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दिलशेर कहाँ जा रहे हो तुम सुबह ही सुबह, पता भी है घर में शादी है। वो जो नज़र बजा कर निकलने लगा था, मजाल है ये ख़वातीन उसको इस मिशन में कामयाब होने देती। मामा मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, वलीमा रात में है मुझे पता है, मगर एक छोटा सा काम आ गया है, जाना ज़रूरी है। तुम सब लोगों को कहा था ना कि ये अपने ज़रूरी काम पहले निपटा लो। फिर शादी में मत इधर उधर भागते फिरना, मगर तुम लोगों के ये ज़रूरी काम है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। माहिमा अपनी कुछ देर वाली पहली थकन भूल कर अब पूरी तवज्जो से दिलशेर की क्लास लेने में मसरूफ़ थी। आप मुझे और मेरे काम को छोड़ें, बाबा आपको रूम में बुला रहे हैं। उन्हें भी गालबन कोई ज़रूरी काम है। उसके पास ये आखिरी तरीका था अपनी जान खलासी का। सब पता है मुझे। माँ को चकमा देकर निकलने के तरीके हैं ये तुम्हारे। उफ़ मामा, मैं कौन सा आवारागर्दी करने जा रहा हूँ। आपको पता है ना काम ही ऐसा है मेरा, कभी भी जाना पड़ सकता है। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुमसे कोई जीत सकता है भला। वो माँ थी तो अपनी ममता से मजबूर थी, वरना पता तो उन्हें भी था मैं सबसे जीत सकता हूँ, मगर अपनी मामा से नहीं, क्योंकि मैं कभी आपसे जीतने की जुर्रत नहीं कर सकता। आप मेरे लिए सबसे पहले हैं, सबसे ज़रूरी, क्योंकि आप मेरे बाबा की जोजा मोहतरमा है। आखिर में वो शरारतन बोला तो वो सब मुस्कुरा दी। बस बस इतना मक्कन काफ़ी है, खैर से जाओ, अल्लाह की अमान। माहिमा ने उसका माथा चूमा और कितनी बलाएं ले डाली अपने खूबरू से बेटे की। दिल शेर के लिए उनका दिल बहुत वसी था। वैसे तो हर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए ऐसा ही होता है, मगर माहिमा जब जब दिलशेर को देखती तब तक वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल एहान जैसा था। एहान की ही तरह तबीयत में रख रखाव और किरदार में पुख्तगी थी उसके। मामा मेरा ड्रेस देखें, जल गया है आयरन करते हुए। वो मुंह बिसोरे फरवा के सामने खड़ी थी। या मेरे अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी, ये क्यों इस कदर फुअड़ है। फरवा उसकी ऐसी हरकतों से इंतहाई आजिज़ थी। मामा मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना, सच्ची मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। एक तो अपना फेवरेट ड्रेस ख़राब हो जाने का दुख, ऊपर से माँ से होने वाली इज्जत अफजाई। अब वो बाकायदा रोने लगी थी। अब मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब मत करो यूँ तस्वे बहा बहा कर। कोई एक काम तो ढंग से कर नहीं सकती, शादी के बाद भी यही सब करना और माँ का नाम खूब रोशन करना। फरवा, क्यों मेरी बेटी को डांट रही हो भाई। एक ड्रेस ही तो था, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए ढेर लगा दूंगा ऐसे ड्रेसेस के। ये ड्रेसेस मेरी बेटी की मुस्कान से ज़्यादा नहीं है। अरमान जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, बेटी के आंसू और बेगम का गुस्से से लाल होता चेहरा देख जल्दी से आगे बढ़ा। आपकी बीवी हमेशा मुझे डांटती हैं, वो सूं सूं करती अपने बाप की भरपूर हिमायत बटोर रही थी। आप मेरी बीवी को डांटने का मौका ही क्यों देती हैं। आप मेरे सामने हरगिज़ भी अपनी बीवी की साइड नहीं ले सकते। आपको पता है ना कि आपके प्यार और तवज्जो सब ईशल का है। वो भरपूर धौंस जमाते हुए बोली, हाँ सब तुम्हारा ही है, मैं और मेरा बेटा तो वैसे ही हैं। फरवा अब अरमान के सामने उसे डांट नहीं सकती थी, सो बाहर चले जाना मुनासिब समझा। अब मैं रात को क्या पहनूंगी बाबा, न्यू ड्रेस पहनेगी मेरी प्रिंसेस।
वो घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। अरमान की तो जान बसती थी अपनी छोटी सी गुड़िया में। वो एफएससी प्री मेडिकल के एग्ज़ाम्स देने के बाद अभी फ्री हुई थी और मुस्तकबिल में अपने बाबा की तरह डॉक्टर बनने का इरादा रखती थी। तुम ऐसा करो, चादर ले लो, मैं देखता हूँ किसी को तुम्हें मार्केट तक ले जाए। लड़के तो सारे घर पर ही हैं आज, फिक्र मत करो, आप वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हैं। वो लाड से अरमान के गले में बाहें डालते मुस्कुरा कर बोली, और मेरी बेटी वर्ल्ड की बेस्ट प्रिंसेस है। चलो अब जल्दी करो, आने में कुछ वक्त लग जाएगा। ओके बाबा, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में वो काली चादर से सर ओढ़े बाहर आई तो उधर दिलशेर को अपना मुंतज़िर पाया। हाय ओ मेरे रब्बा, क्या आज के दिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पहले ड्रेस जल गया, फिर मामा से डांट पड़ी और अब ये हिटलर के खालू मत्थे लग गए हैं। बाबा को कोई और नहीं मिला था मेरे साथ भेजने के लिए। वो उसे देखकर वहीं फ्रीज हो चुकी थी। कोमा में चली गई हो या सख्ता हो गया तुम्हें। वो जो काफ़ी देर से उसके आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था, एक ही जगह पर जमा खड़ा देखकर उसके सरपरान मौजूद था। नहीं तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई और अपनी बेवकूफ़ी का एहसास भी हुआ, सो जल्दी से आगे बढ़ी। उधर दिलशेर ने आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभाली और उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। वो इतनी हवास बागता थी कि जल्दी से बैठने के चक्कर में सर गाड़ी में मार चुकी थी। वो सर दोनों हाथों में पकड़े वहीं बैठती चली गई। एक पल को तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उधर दिलशेर सर नफ़ी में हिलाते बाहर निकला और उसकी साइड पर आया। शुक्र है बच गई मेरी गाड़ी। उसने ईशल को मजीद चिढ़ाया। आप मेरी बजाय अपनी गाड़ी की फिक्र कर रहे हैं, कितने बुरे हैं आप। मारे तकलीफ के उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा कोई काम ठीक होता है? जब देखो यहाँ वहाँ गिरती पड़ती रहती है और बेचारी चीज़ों की शामत आती रहती है। वो कहना चाहती थी कि तुम क्या मुझे संभाल वो कहना तो ये चाहती थी कि क्या तुम मुझे संभालते संभालते थक गए हो। मगर हाय रे जुबान जो उसके सामने आते ही दगा दे जाती थी। तुम्हें जाना है या मैं जाऊं? एक नज़र उस पर डालते वो वापस अपनी सीट पर जा चुका था। ईशल दिल ही दिल में उसे सलवातें सुनाती साथ वाली सीट संभाल चुकी थी। खुदा करे तुम्हें ऐसी बीवी मिले जो तुम्हारी नाक में दम कर दे, फिर मैं देखूंगी तुम्हारी गर्ल्स एलर्जी का क्या बनता है। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। कुछ कहा तुमने? वो जो पूरी तवज्जो सामने मरकूज किए ड्राइव कर रहा था, एक नज़र उसे देख कर गोया हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सीधी होती उसके लिए अपने देरीना जज्बात दिल में दबाती, बजाहे तो मुस्कुरा दी। जहाँ वो घर भर की लाडली थी वहीं और उसे दिलशेर से जाने क्यों खार थी। उन दोनों का हिसाब ऐसा था जैसे एक नाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। वैसे ही दिलशेर और ईशल की भी कभी दोस्ती नहीं रही थी। दिलशेर को उसका इतना पहुंचा दिलशेर को उसका इंतहा को पहुंचा हुआ बचपना पसंद नहीं था और ईशल को उसका हर वक्त का गुस्सा एक आंख ना भाता था। फ़ोन की चिंगारती बेल पर जुरेज की आंख खुली, वरना जाने कब तक सोया रहता। उसके उठने तक कॉल ड्रॉप हो चुकी थी। चारों अतराफ में लटकती फूलों की लड़ियां जो अब मुरझा चुकी थी। उन्हें देखकर उसे सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ और नज़रें मेकान के अंदाज में अपने पहलू की तरफ उठी, जहाँ वो कोने पर सिमट कर उसकी तरफ करवट लिए नींद में डूबी थी। रंगत में गुलाबीपन उसने अपने बाबा मुराद से लिया था, जिस पर अर्श उसे चिढ़ाने को गुलाबो कहकर चिढ़ा करता, मगर उस वक्त चेहरा मजीद सुर्ख हो रहा था। जुरेज ने गैर इरादी तौर पर हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी को छुआ तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसको कितना बुखार तेज़ हो चुका था। इस लड़की ने जाने कोई कसम खाई हुई है उल्टे काम करने की। जब तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी ठंड में शावर लेने की। अब बुखार से तप रही है और सारा इल्ज़ाम फिर से मुझ पर आ जाएगा कि मैंने मोहतरमा का ख्याल नहीं रखा। उसको सुबह ही सुबह उस पर ताव आया था। जाने मेरे ऐसे कौन से गुनाह हैं जिसके बदले में मुझे इस लड़की की शक्ल में सज़ा मिल रही है। अच्छा भला आज़ाद सकून में था। ले दे के इसके साथ बांध दिया मुझे। वो फ्रेश होने का इरादा मुलतवी करता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। मॉम, सद शुक्र कि उसे सामने हुरिया नज़र आ गई थी। अरे उठ गया मेरा शहज़ादा। वो सदके वारी हुई। जी मॉम, वो एक्चुअली मिनहल की तबीयत ठीक नहीं, उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप प्लीज़ चलकर उसे देख लें। हद होती है जुरेज, अब ज़रा ज़िम्मेदार बन जाओ बेटा। उसकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी, अगर ज़्यादा ख़राब थी तो तुम्हें रात ही अपने चाचू को बुलवा लेना चाहिए था। मैं मिनहल के पास जाती हूँ, तुम अरमान को बुलाकर लवा कर देखे। हाय अल्लाह, देखो कितना तप रही है ये। जुरेज, तुम्हें कुछ ख्याल है? तुम इतने लापरवाह कब से हो गए कि तुम्हारी बीवी रात भर बुखार में तपती रही और तुम बेखबर रहे? बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारे बाबा को पता चला तो अच्छे से पूछेंगे वो तुम्हें। जिसका डर था वही हुआ। हस्बे तवक्को उसकी इज्जत अफजाई शुरू हो चुकी थी। कहने को वो पहले दिन का दूल्हा था,
हनी चलो ना यार, अब उठ भी जाओ, शाम हो गई है। आबरू ने बाकायदा उसको खींच कर खड़ा किया था। यार कसम से आज मूड नहीं हो रहा कहीं भी जाने का, रात का हैंगओवर भी अभी तक नहीं उतरा, सो आज सिर्फ सोना चाहती हूँ। वो कसलमंदी से फिर लेट चुकी थी। यार तुम्हें पता है जेरी तुम्हारे बगैर केक नहीं काटेगा, तो क्यों जिद करके रात की पार्टी खराब कर रही हो? एक तो ये जैजी मेरी समझ से बाहर है, उसके लहजे में उकताहट साफ दिख रही थी। अब यूं तो मत कहो, वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है, सब जानते हैं, वरना यहाँ कौन है भला उसका? आबरू प्लीज़, मैं इस टॉपिक पर मज़ीद बात नहीं करना चाहती। वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया है, मैंने उसे नहीं कहा था कि वो मेरे लिए या मेरे पीछे यहाँ आए। इनफैक्ट मैं तो खुद यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ, मैं इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। 1 माह हो गया है पाकिस्तान आए, मगर मेरा आज भी वैसे ही दम घुटता है जैसे पहले रोज़ फील हुआ करता था। अंदाज दुनिया जहान की बेजारी लिए हुए था। अब तो ऐसा मत कहो, तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजार रही हो, कोई पाबंदी तो नहीं है ना यहाँ, जो चाहती हो सब मिलता है। फिर क्या मसला है? मसला यहाँ के लोग हैं जिनका दिमाग गटर की तरह गंदा है। जिसे देखो फतवे धरता फिरता है दूसरों पर। मुझे घुटन होती है लोगों की तंग ज़हनियत को देखकर। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनको ये सब जानना है। फजूल लोग। तुम्हें लोगों की परवाह कब से होने लगी? तुम तो ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की आदी हो ना, उस पर पूरा पूरा अमल भी करती हो। दफ़ा करो सबको, शराफत से उठकर रेडी हो जाओ पार्टी के लिए।